Your puppy dog. Show the हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूं। मैंने अपने कुछ विद्यार्थियों की डिमांड पर अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित कुछ आवश्यक क्वेश्चनों पर वीडियो बनाना स्वीकार किया था और इसी सीरीज में आज मैं तीसरा क्वेश्चन करने वाली हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि दोनों परिभाषा एवं क्षेत्र की दृष्टि से अलग अलग है। राष्ट्रीय विधि से तात्पर्य एक ऐसी विधि से है जो राज्य की सीमाओं के अंतर्गत व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है। उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों के संबंधों को नियंत्रित करती है। प्रोफेसर कैल्सन जी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि प्रभु सत्ताधारी स्वतंत्र राज्यों के आपसी संबंधों को नियंत्रित करती है, जबकि राष्ट्रीय विधि किसी विशिष्ट राष्ट्र एवं देश की विधि है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्य विधि के संबंध में 5 प्रमुख मत पाए जाते हैं, जिन्हें 5 थ्योरीज के नाम से जाना जाता है। ये थ्योरीज हैं एकत्ववाद, द्वैतवाद, रूपांतरवाद, समर्पणवाद एवं विनिर्दिष्ट ग्रहणीकरणवाद। अब मैं इन्हें एक एक करके आपको समझाने वाली हूँ। पहली थ्योरी हमारी है एकत्ववाद। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विधि को एक ही विधि की आत्मा के 2 रूप मानते हैं। उनके अनुसार संपूर्ण विधि एक इकाई के रूप में विद्यमान है, जिसमें बंधनकारी नियम होते हैं, चाहे वह राज्यों पर, व्यक्तियों पर या फिर दूसरी इकाइयों पर लागू हो। इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार जिस पर राष्ट्र विधि का संबंध व्यक्तियों से होता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विधि का संबंध राष्ट्रों से होता है। इस सिद्धांत का समर्थन वियना स्कूल के कैल्सन महोदय जी ने किया था और इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों में प्रोफेसर राइट एवं डुगिट जी भी शामिल है। उनके अनुसार राष्ट्र विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि में एकता है। ये एक ही पेड़ की 2 शाखाएं हैं। दोनों विधियों का जन्म एक ही उच्च विधि से हुआ है। ये उच्च विधि न्याय, साम्य एवं सद्विवेक आदि के सिद्धांतों पर आधारित है। अतः दोनों विधियों का जन्म एक ही स्रोत से हुआ है। वे दोनों एक ही विधि के 2 भाग हैं। वे दोनों ही विद्या उचित एवं अनुचित के एक ही कानूनी सिद्धांत से जन्म लेती हैं और ये दोनों एक ही विधि के 2 भाग हैं जो पूरे मनुष्य समुदाय पर किसी न किसी रूप में लागू होते हैं। अतः हम यह कह सकते हैं कि एकत्ववाद को मानने वाले ये कहते हैं कि राष्ट्रीय विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि 2 अलग अलग विधियां न होकर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और एक ही पेड़ की 2 शाखाएं हैं। दूसरा मत हमारा आता है द्वैतवाद, जिसे ड्यूलिज्म के नाम से जाना जाता है। द्वैतवाद को मानने वाले विधि शास्त्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि दोनों की अलग अलग है। इन दोनों विधियों का आपस में कोई संबंध नहीं है। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक ट्रिपल और एवं एंजिलोटी जी हैं। ट्रिपल जी के अनुसार राष्ट्रीय विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि में कुछ अंतर पाए जाते हैं जो निम्नलिखित है। पहला अंतर जो ट्रिपल जी ने बताया वो विषय संबंधी है। उन्होंने बताया कि राज्य विधि का संबंध व्यक्ति से होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि का संबंध राज्य से होता है। दूसरा जो अंतर बताया गया वह विधि संबंधी स्रोत के संबंध में है। जैसे उन्होंने कहा कि राज्य विधि का स्रोत राज्य की इच्छा है तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत राज्यों की सामान्य इच्छा है। इसी प्रकार एंजिलोटी जी ने भी अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं राष्ट्रीय विधि को अलग अलग बताते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के मौलिक सिद्धांतों में भी अंतर पाया जाता है। राज्य विधि का मौलिक सिद्धांत है कि राज्य विधायिनी शक्ति द्वारा निर्मित विधियों के पालन करेगा एवं उनका पालन न करने पे उन्हें दंडित किया जाएगा। तो कोई भी राज्य विधायिनी शक्ति द्वारा निर्मित विधियों का पालन करने के लिए बाध्यकारी है और वह उसका पालन न करने पर उसे दंडित किया जा सकता है। सिमिलरली अंतर्राष्ट्रीय विधि का मौलिक सिद्धांत पैक्टा sunt servanda है, अर्थात राष्ट्रों के बीच किए गए करारों का सम्मान किया जाएगा, उनका आप किसी भी प्रकार से उल्लंघन नहीं कर सकते। अतः एंजिलोटी जी के अनुसार दोनों प्रजातियां अलग अलग हैं। इसमें संदेह नहीं है कि पैक्टा sunt servanda अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यदि हम एकत्ववाद या द्वैतवाद दोनों मतों की तुलना करना चाहें तो इसमें कुछ तुलनात्मक अध्ययन पाए गए हैं। एकत्ववाद मत अधिक उचित प्रतीत होता है, परंतु कोई भी सिद्धांत अपने आप में पूर्ण नहीं होता तथा उसमें समस्त तथ्यों का समावेश होना संभव भी नहीं है। कई राज्य विधि को प्राथमिकता होती है तो कई अंतर्राष्ट्रीय विधि को। दोनों में से कौन सी विधि अधिक मान्य होगी, कौन सी ज़्यादा उचित होगी, यह इस बात पर निर्भर करती है कि वाद किस न्यायालय के समक्ष है, वो राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष है। अगला सिद्धांत हमारा है रूपांतरवाद, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि और
अंतर्राष्ट्रीय संधि के नियमों को राज्य या राष्ट्र के नागरिकों पर लागू करने के लिए इसका रूपांतर करना अनिवार्य है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संधियों के नियमों को राज्य विधि के क्षेत्र में तभी लागू किया जा सकता है जबकि राज्य विधि द्वारा इनका रूपांतर कर दिया जाए। अतः जब तक राज्य विधि ऐसे नियमों को मान्यता प्रदान नहीं करेगा तब तक वे राज्य विधि के क्षेत्र में लागू नहीं किए जा सकते। परंतु इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो मत है ये सहमति के सिद्धांत पर आधारित है। सभी संधियों को राज्य विधि के क्षेत्र में लागू करने के लिए राज्य विधि में परिणत करने की आवश्यकता नहीं होती। कुछ विधि निर्माण करने वाली संधियों को राज्य विधि में बिना किसी रूपांतर के भी लागू किया जा सकता है। और अगला मत है समर्पणवाद, जिसे डेलीगेशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के समर्थकों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि अंतर्राष्ट्रीय संविधान की तरह होती है और यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि को सर्वोच्चता और दोनों विधियों की विरोधहीनता में विश्वास रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि के संवैधानिक नियमों द्वारा प्रत्येक राज्य के संविधान को यह अधिकार प्रदान कर दिया गया है कि वह स्वयं निर्धारित करे कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों को राज्य विधि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रावधानों के अनुसार किस प्रकार से लागू किया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु न तो उसका रूपांतर करना जरूरी है और न ही उसके अंदर नए नियमों की रचना करना जरूरी है। परंतु इस सिद्धांत की भी आलोचना यह कहकर की गई कि सिद्धांत व्यवहारिक दृष्टि से अत्यंत असंभव है। अगला मत है विनिर्दिष्ट ग्रहणीकरणवाद, जिसे स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्रत्यक्ष रूप से राज्य विधि के क्षेत्र में लागू नहीं किया जा सकता। इसे लागू करने के लिए आवश्यक है कि इसको विशिष्ट रूप से राज्य विधि के क्षेत्र में ग्रहण किया जाए। अतः राज्य विधि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियमों को लागू करने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें राज्य द्वारा अपनी विशेष प्रक्रिया द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाए। सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इस नियम को कर्नाटक हाई कोर्ट ने सिविल राइट विजिलेंस कमेटी SLSRC, कॉलेज ऑफ लॉ बेंगलुरु, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के वाद में भी लागू किया था। परंतु इस सिद्धांत की भी आलोचना की गई है और यह कहते हुए आलोचना की गई कि यह मत पूर्ण रूप से उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विधि के बहुत से नियम ऐसे हैं जो विशिष्ट ग्रहणीकरण के बिना भी राष्ट्रीय विधि में लागू कर दिए गए हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्रथा संबंधी नियम, सभ्य राष्ट्र द्वारा स्वीकृत विधि के सामान्य नियम, जिन्हें कोई विनिर्दिष्ट ग्रहणीकरणवाद नहीं किया जाता, जिनको विशिष्ट रूप से कोई स्वीकार नहीं किया जाता, फिर भी उन्हें लागू किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं राज्य विधि के संबंध में राज्यों के यदि हम अभ्यास की बात करते हैं तो अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग प्रैक्टिकल देखने को मिला है। यदि हम ब्रिटिश अभ्यास की बात करें तो राज्य विधि के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय विधि को लागू करने के संबंध में ब्रिटेन में अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज एवं अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के नियमों में अंतर रखा गया है। अतः राष्ट्रीय रीति रिवाज एवं संधियों के मामले में अलग अलग विचार माने गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा संबंधी यदि हम नियम के बारे में जानना चाहते हैं तो ब्रिटेन में यह कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं ब्रिटेन की राज्य विधि का ही भाग माना जाता है। ब्रिटेन के न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को कुछ शर्तों के साथ लागू करते हैं जो निम्नलिखित हैं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज संबंधी नियम ब्रिटिश अधिनियम के असंगत या विरोधी नहीं होने चाहिए। दूसरा, एक बार ब्रिटेन के हाई कोर्ट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज संबंधी नियमों की सीमा निर्धारित किए जाने पर ये ब्रिटेन के सभी न्यायालयों पर मान्य हो जाएंगे। परंतु यदि हम इंडियन या भारतीय अभ्यास की बात करते हैं तो ऐसी हम ये कह सकते हैं कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय एवं राज्य विधि के संबंध में जानने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 एवं 253 को जानना होगा। अनुच्छेद 51 विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा से संबंधित है। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य यह चेष्टा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन मिले, राष्ट्रों के बीच न्यायोचित एवं सम्मानपूर्ण संबंध रहें। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा संधि उत्तरदायित्वों को राज्यों के परस्पर व्यवहारों में आदर मिले तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को विवाचन निर्माण द्वारा भी हल करने के लिए वो प्रोत्साहन दिया जाएगा। भारतीय संविधान के लागू होने के पहले भारत में यहाँ ब्रिटिश अभ्यास प्रचलित था। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रथा संबंधी नियम भी राज्य विधि के भाग माने गए हैं। यदि हम भारतीय अभ्यास की बात करते हैं तो भारत में भी अंतर्राष्ट्रीय विधि के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रथा संबंधी नियम भी राज्य विधि के भाग माने गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 372 के अनुसार संविधान के लागू होने के पश्चात यह कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 372 में यह कहा गया है कि संविधान के लागू होने के पश्चात भी वही स्थिति रहेगी।
अतः जहाँ तक राज्य विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि को जहाँ तक राष्ट्रीय विधि एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के आपसी संबंध का प्रश्न है, भारत में लगभग वही व्यवहार प्रचलित है जो ब्रिटेन में प्रचलित है। अनुच्छेद 253 के अनुसार किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए पूरे देश या फिर किसी भाग के लिए केंद्रीय सरकार विधि निर्मित कर सकती है। अतः जब तक कोई संधि संसद द्वारा स्वीकृत नहीं होती, देश के न्यायालय इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 36 के अनुसार इस सिद्धांत को किसी न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, फिर भी शासन के संचालन में ये मौलिक समझे जाएंगे और राज्य कानून बनाते समय इनको व्यवहार में उचित स्थान देंगे। इसके संबंध में यदि हम निर्णीत वादों की बात करते हैं तो इसके संबंध में हमारा पहला वाद है श्री कृष्ण शर्मा बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, जो 1964 में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा निर्णीत किया गया था। इसमें कलकत्ता हाईकोर्ट ने निर्णय देते हुए यह कहा था कि राष्ट्र जब भी राष्ट्रीय विधि का निर्माण करेंगे उनको लागू करने में वो ये प्रयत्न करेंगे कि विधि की व्याख्या वो इस प्रकार की जाए तथा उसे इस प्रकार से लागू किया जाए कि यह अंतर्राष्ट्रीय विधि के विरुद्ध न हो। यदि अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम, अधिकार एवं दायित्व राष्ट्रीय विधि के नियमों से असंगत पाए जाते हैं तो राष्ट्र विधि उनको रद्द कर सकती है। इसके अलावा यदि हम देखें तो मद्रास राज्य वर्सेस सीजे मेनन जी के वाद में 1957 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एक निर्णय देते हुए यह कहा गया कि ऐसी संधियां जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के भाग हैं किंतु संसद द्वारा स्पष्ट रूप से उन्हें स्वीकार नहीं किया गया है तो राज्य विधि के क्षेत्र में न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जा सकती। इस वाद में भी श्री एवं श्रीमती मेनन दोनों ही सिंगापुर में एडवोकेट थे और श्रीमती मेनन सिंगापुर की विधानसभा की सदस्य भी थी। ये दोनों जुलाई 1952 में भारत आए और सिंगापुर के उपनिवेश सचिव ने भारत सरकार से इनके प्रत्यर्पण की मांग की, क्योंकि इनके विरुद्ध सिंगापुर की विधि के अनुसार उन्होंने कुछ गलत कार्य किया था जिसके लिए उनके ऊपर अभियोग चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इनके प्रत्यर्पण की मांग को अस्वीकार कर दिया और यह निर्णय दिया कि प्रत्यर्पण का समझौता तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि उस अधिनियम द्वारा पारित नहीं किया जाएगा। एक अन्य वाद में जिसका नाम एडीएम जबलपुर बनाम एएस शुक्ला है, इस वाद में भी 1976 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय देते हुए यह कहा गया कि यदि एक अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा राज्य विधि के मध्य संघर्ष होगा तो राज्य विधि ही अधिक मान्य होगी, परंतु यदि राज्य विधि के दो अलग अर्थ संभव हैं तो न्यायालय वह अर्थ निकालेगा जो राज्य विधि तथा अंतर्राष्ट्रीय विधि या संधि में समन्वय स्थापित कर सके। तो इन सब थ्योरीज को डिस्कस करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कुछ अपवादों को छोड़कर भारतीय अभ्यास ब्रिटिश अभ्यास के समान है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय विधि के नियम भारतीय गणराज्य के अंग तभी हो सकते हैं जबकि उन्हें भारतीय व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, अन्यथा वो लागू नहीं होंगे। दिस वॉज ऑल अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनेशनल लॉ एंड नेशनल लॉ। If you have any doubt, you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.